स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि कहा जाता है कि सामाजिक जीवन बड़ा ही यथेष्ट जीवन माना जाता है, लेकिन सामाजिक जीवन जीने वाला, जिसको समाज का लंबा अनुभव हो, वह व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। और हमारे समाज में, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषि मनीषियों ने ये कहा है कि जो समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसके पास तमाम सारी समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए होता है कि वो जीवन में इतना अनुभव प्राप्त कर चुका होता है कि उसके एक एक शब्द समाज के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो हमारा इसी तरह का कार्यक्रम, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसी श्रृंखला में हमारे साथ आज हैं पंडित गिरिजा शंकर तिवारी जी। और इनके बारे में हम, चूंकि हमारे कार्यक्रम का शीर्षक ही है उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी, तो हमने नाम बताया है, बाकी कहानी तो आपको बताना ही बताना है। तो जो आपके पिताजी की इच्छा थी डॉक्टर बनाने की, तो वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी, मतलब एडमिशन प्रवेश नहीं हो पाया था आपका, केवल उम्र की वजह से। एक महीने या कुछ महीने कम हो जा रहा था, जिसके कारण से वो बीएचयू में एडमिशन नहीं हो पाया। जबकि वो प्रिंसिपल ने सहमति दे दिया था डॉक्टर साहब करे पर। डॉक्टर साहब काफ़ी प्रभावशाली थे वहाँ पर, डॉक्टर अवधेश पांडे, जो किडनी के हिंदुस्तान के बड़े डॉक्टरों की गिनती है, बेलूर मेडिकल कॉलेज में थे। तो इस तरह से हम वहाँ नहीं कर सके। फिर उसके बाद फिर उच्च शिक्षा की तरफ आप, फिर उसके बाद आगे गोरखपुर, फिर दोबारा मैथमेटिक्स से ईएमजी कॉलेज में एडमिशन कराए इंटरमीडिएट में। फिर इंटर करने के बाद फिर बीएससी एडमिशन कराया सेंट लुइस कॉलेज में। उसके बाद यहाँ गोरखपुर के परिवेश में थोड़ा अब वो संबंध, चूँकि सोच हमारा सदैव सामाजिक कार्य करने का था, कभी ये रुचि नहीं था कि हमको नौकरी में जाना है। यद्यप हमको बहुत सारे मौके उस समय भी मिले थे। इसमें स्पोर्ट्समैन भी था उस समय। डॉक्टर वाई सिंह प्रिंसिपल थे हमारे सेंट लुइस कॉलेज के 71-72 में। तो मेरे खेल को देखकर उन्होंने प्रोत्साहन के स्वरूप मुझे कहा था, चूँकि सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, तो मुझे बहुत शाबाशी देती थी मेरे स्वास्थ्य को देखकर और मेरे खेल भावना को देख करके, कि बेटे तुमको मैं मिलिट्री में मैं कमीशन ऑफिसर बनवा देता हूँ। लेकिन पिताजी से मैंने जब परामर्श लिया तो पिताजी नाराज हुए कि हम नहीं चाहेंगे मिलिट्री की सेवा नहीं चाहते थे पिताजी। पिताजी को नहीं अच्छा लगा। सामाजिक प्राणी थे आपके पिताजी, और तो किसी सेवा में उनकी। तो 72 की बात है। 72 में दुर्भाग्य था मेरा कि वो हार्ट पेशेंट हो गए और बलरामपुर मेडिकल कॉलेज वगैरह में लखनऊ में दवा उनका होने लगा। और उन दौरान मैं शासन के चुनाव लड़ा सेंट लुइस पीजी कॉलेज में, और रास्ता मेरा भटक गया शुद्ध रूप से सामाजिक और राजनीतिक कार्यों। ये सवाल हमारा यही सवाल है तिवारी जी, जब उच्च शिक्षा आपने गोरखपुर में ग्रहण किया, जी, उसके बाद जो है, चूंकि पिताजी आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, आपकी इच्छा संभवतः कुछ और रही होगी, तो छात्र संघ की राजनीति में आ गए, यानी आप में आपका जो राजनीतिकरण हुआ, वो छात्र संघ का चुनाव आपने शुरू किया था, वहां से आपने अपनी राजनीतिक कैरियर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद थे कि बैनर के तहत मैंने चुनाव लड़ा था, विज्ञान का छात्र होते हुए भी। और उस समय हम लोग मूवमेंट चलता था, अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, उसमें काफ़ी जोरों पर था। मैं भी उसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका अदा कर रहा था। और संजोग बस सन 72 में श्री रविंद्र सिंह जी उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे। मैं खड़ा था, एक कैडेटों खड़ा किए थे, आद्या दुबे खड़ा किए थे, एक और जगदम्बा मिश्रा खड़े थे। रविंद्र सिंह जी ने आद्या दुबे के लिए पूरी ताकत झोंक करके उनका समर्थन किया, और चुनाव सफल नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद जब मैं एमएससी में एडमिशन कराया सेंट लुइस कॉलेज में, तो एक बैठक किया अरविंद सिंह जी ने एमपी कॉलेज के मैदान में। और वो इतने दूरदर्शी थे कि मुझसे उन्होंने व्यक्तिगत कहा कि आप और हम मिल के एक साथ मूवमेंट नहीं चलाएंगे तो हम लोग अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में सफल नहीं पाएंगे। उनका एक संगठन था, भारत जोड़ संघ करके संगठन था। उन्होंने मोटिवेट करके मुझे अपने संगठन में मिलाने के लिए सहमत कर लिया। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वविद्यालय के शासन का अध्यक्ष बनाऊंगा। मैं एमएससी मैथमेटिक्स का एडमिशन छोड़ करके फिर मैं इतिहास में एडमिशन करा लिया विश्वविद्यालय के अंदर। ये 74 की बात है। और
उस समय चूंकि सत्र लेट भी चलता था। फिर 75 में तब तक मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैं चुनाव शासन का विश्वविद्यालय में नहीं लड़ सका और उन दिनों हम जुड़ गए, चूँकि पिताजी के द्वारा स्थापित सभी कॉलेज वगैरह था गांव पर, सब चकबंदी के दौर था। मैं शुद्ध रूप से सब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और वहाँ सक्रिय हो गया गांव स्तर पर। विद्यालय का देख रेख आप करने विद्यालय का दायित्व तो आगे सर पर। और चूँकि पिताजी का हार्दिक इच्छा था उस जमाने में, अभी हाई स्कूल तक ही बात था, हमारे कॉलेज का था, उनकी इच्छा थी कि इंटरमीडिएट कॉलेज वो हमारा। लेकिन चूँकि 72 से अस्वस्थ हो गए, उन्होंने बढ़ते समय बीमार होते हुए भी मुझे कहते थे कि मैं इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं करा सका, अपने विद्यालय को नहीं बना सका। जब कुशीनगर हाटा आसपास के जो विद्यालय हैं वो हैं, हम इंटरमीडिएट नहीं करा सके। फिर उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हम संस्कृत विद्यालय खोलें। फिर एक हार्दिक इच्छा थी उनकी, मेरी माँ के नाम पर कन्या विद्यालय खोलने की इच्छा थी उनकी। कभी मंदिर बनाने की इच्छा थी उनके अंदर। तो 75 में जब मर गए पिताजी, तो मैंने 75 में ही उनकी भावना के अनुकूल संस्कृत विद्यालय उनके नाम पर स्थापित किया, ब्रह्मदेव संस्कृत महाविद्यालय। उसी वर्ष मान्यता लेकर के उसी वर्ष ग्रांटी रेट पर भी करा दिए सन 1975 में। 75-76 में ही मैंने इंटरमीडिएट भी अपने विद्यालय को का मान्यता दिलवा दिया और ये विद्यालय चलते रहे। और मतलब आज भी जारी है। आज भी जारी है, बिल्कुल। बल्कि उन दिनों मैं चूँकि हिस्ट्री से मैं किया था, वार्ड भी निकला लेक्चर वगैरह का, तो हमारे एक प्रवक्ता उस समय आज भी जीवित है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप मैनेजर पद छोड़ करके आप लेक्चरर हो जाइए और 80 में प्रिंसिपल आप हो जाएंगे। उस समय चूँकि पूर्ण अधिकार वो प्रौद्योगिकी व्यवस्था के तहत था, लेकिन मेरे अंदर समाज सेवा का भाव था। कतई नौकरी को मैं महत्व नहीं देता था, क्योंकि मतलब नौकरी देने की इच्छा आपके अंदर थी, नौकरी करने की इच्छा नहीं थी। मेरे अंदर ही भाव था कि हम एक बंधन में बंधे नहीं जाएंगे, हमें खुले मन से काम करना है। और मेरा शुरू से विचार रहा है, मैं किसी को छोटा समझता था, न ही किसी को बड़ा समझता था। मैं सबको समभाव से मैं मान के चलता था। और ये भावना था कि जो दबे कुचले लोग हैं, इनको हमको ऊंचा उठाना है, हमें मार्गदर्शन करना है। मेरा भाव सदैव बचपन से ही ये था और उसी को आप जो है उसमें आप लगातार मेरे ब्लड में था। उस समय लेक्चर का पद भी उस समय भी महत्वपूर्ण था, प्रिंसिपल पद भी महत्वपूर्ण था। लेकिन मुझे एकदम पिताजी के मरने के बाद तमाम सारी कठिनाइयाँ आई मेरे सामने, आर्थिक कठिनाई आई, सामाजिक कठिनाई आई। लेकिन मैं कभी नौकरी के क्षेत्र में मेरा ध्यान नहीं गया और मुझे शुद्ध रूप से मेरा विचार था कि मैं कैसे समाज की सेवा कर सकूं। उसी पृष्ठभूमि पर मैं आगे काम करता रहा। और तिवारी जी, एक चीज मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आपने पूरा वर्णन आपने जो है अपना जो आपका सामाजिक जीवन है, थोड़ा सा मैं और पीछे आऊँगा। जब आपकी पढ़ाई हो गई, उच्च शिक्षा आपने ग्रहण कर लिया और उसके बाद शादी आपकी किस सन में हुई? शादी तो मेरी जब इंटरमीडिएट में मैं पढ़ता था, 67 में मेरी शादी हो गई थी। 68 में शादी हुआ था, 68 में। अच्छा। और 71 में गौरा हुआ था और संयोग से 72 में अभी मैं बीएससी में था, उसमें मेरे बड़े पुत्र संजय पैदा हो गए थे। और इस तरह से सन 1975 में द्वितीय पुत्र पैदा हो गए। तो घर मतलब संतान आपकी जो है कितने हैं? जो है दो लड़के हैं, एक लड़की एक है। अच्छा। तो एक संजय तिवारी है, एक शैलेश तिवारी है और एक लड़की सुधा है, जो सब बच्चे शादीशुदा हैं। और संजय इसमें या गिरा में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर पोस्टेड हैं। दूसरे वाले भी ये तो मीडिया क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। लड़की भी रेल के इस समय DRM पद पर पूरा में तैनात दामाद भी हैं। इस तरह से सारा मतलब सारी आपकी व्यवस्था जो है ईश्वर के पास। अच्छा तिवारी जी, शादी आपकी जो है बहुत पहले इंटरमीडिएट में जब आप पढ़ रहे थे तो हो गई, और अब तो सब बच्चे बड़े हो गए, तमाम सारी जिम्मेदारियों से आप निवृत्त हो गए। आपके जीवन में चूंकि जो समाज सेवा होता है, जो समाज सेवक होता है, वो अपने परिवार में समय जो है कम दे पाता है। तो क्या आपके साथ भी इस तरह की समस्या आई कि जब कभी आपकी पत्नी गुस्से में हो या
पुत्र जो है को लग रहा हो कि हमारे पिता मुझे समय नहीं देते हैं, झुझलाहट जो है, पत्नी की झुझलाहट, बच्चों की झुझलाहट, मतलब इसका सामना आपने कैसे किया, कितनी बार किया, बार बार किए? दुर्भाग्य से मैं समय बिल्कुल परिवार के लिए मैं बिल्कुल समय दे पाया। उन्हीं दिनों कुछ विरोधी मेरे सन 1979 में एक षड्यंत्र के तहत मुझे गलत तौर पर कुछ मुकदमों भी फंसा दिए मुझे प्रताड़ित करने के लिए। अच्छा, अनावश्यक तरीके से। लेकिन ईश्वर कृपा रही कि वो सफल नहीं हो सके। और इस तरह से मतलब सामाजिक जीवन में इस तरह की बाधाएं आती हैं तिवारी जी। हम थोड़ा सा आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसी पर हम चाहते हैं जो है। तो पत्नी का, जैसे आपने कहा कि आप जो है परिवार को समय नहीं दे पाते थे, तो इसका मतलब है कि संपूर्ण पारिवारिक व्यवस्था में बच्चों के लालन पालन की संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन आपकी पत्नी ने किया। चूंकि बच्चे गोरखपुर हम स्टेब्लिश हो गए थे, बच्चे रहने लगे, शिक्षा दीक्षा उनका बच्चों का गोरखपुर होता था। मैं ज़्यादा समय गांव से लगाया और इस झंझावटों में मेरा व्यतीत होता था। मैं परिवार के प्रति कम से समय दे पाया। और 89 के बाद सन 80 में चूंकि राजनीतिक भावना थे मेरे अंदर, मैं तो पत्नी से कोई शिकायत आपकी जो है नहीं रही, लेकिन पत्नी की शिकायत आपसे जरूर होना चाहिए, शिकायत होना चाहिए, लेकिन थी नहीं शिकायत थी नहीं। मतलब एक सफल व्यक्ति के जीवन में उसके सहधर्मिणी का कितना बहुत बड़ा योगदान होता है, ये आपकी धर्मपत्नी ने इसको चरितार्थ करके दिखाया। परिवार को लेकर चली है। तो आपकी पत्नी का नाम भी सुशीला देवी है, सुशीला देवी है, तो वह निश्चित रूप से अपने नाम को भी उन्होंने चरितार्थ किया। मेरी बात थी, बूढ़ी बात भी थी, तमाम सब रिश्तेदार सबका बोझ रहता था, लेकिन सबको निर्भर करती थी, बड़े ढंग से निर्भर करती थी, संबंधों निर्भर जिस तरह से करना चाहिए उससे सो करती थी। और चूंकि मेरे अंदर सामाजिक राजनीतिक भाव शुरू से ही रहा, सन 80 में आते आते हम कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। और पहल कलकत्ता में जब मतलब आपका छात्र राजनीति से पदार्पण आपकी जो है शुद्ध राजनीति में हो गया 1980 में। 80 तक हम सक्रिय हो गए। बल्कि पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, खुदीराम बोस इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। उसमें हम बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी उसमें प्राइम मिनिस्टर हुए थी, और उस सम्मेलन से हम काफ़ी सक्रिय हो गए। वहाँ भेंट हमें किसी बंदी से हो गया और बड़े बड़े नेताओं से वहाँ सब बढ़ गया। और सन 84 आते आते केसी पंजी नई दिल्ली से चुनाव लड़े पार्लियामेंट का, और चूंकि व्यक्तिगत संबंध उससे अच्छे बन गए थे, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया दिल्ली आने के लिए। मेरे पास जो संसाधन जीप था और संसाधन जो था साथ में लेकर के हम वहाँ गए, उनके चुनाव में दिल्ली में उनके साथ रहे। ईश्वर के बाद से वो चुनाव जीत भी गए, मिनिस्टर बन गए। लेकिन इतना स्नेह रखने लगे मुझ पर, इतना भरोसा लगे करने कि उनके माध्यम से मुझे उस समय देश के प्रधानमंत्री तक पहुँच बनाने में आसान हो गया। और बहुत सारे यहाँ के सांसद स्वर्गीय मदन पांडे जी थे, एक रिश्तेदार हमारे सांसद डॉक्टर शशिधर त्रिपाठी फैजाबाद के थे। इस तरह से उतना संपर्क धारा बढ़ता गया। और ईश्वर की कृपा रही कि सन 86 तक हम भारत सरकार से ग्रामीण बैंक के डायरेक्टर नामित हो गए। अच्छा। जिले में कमेटियों में बहुत सारे उच्च कमेटियों के सदस्य हो गए। आप ब्लॉक प्रमुख कब बने? ब्लॉक प्रमुख हम बने हैं 91 में, 93 में ब्लॉक प्रमुख बने हैं। उसके पहले ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर चुनाव लड़े, उस 91 में चुनाव लड़े हम। 91 में कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर बन गए। 93 में। अच्छा, 1980 से जो राजनीतिक सफर आपका जो शुरू हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आप जुड़े। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो उसके बाद फिर आपने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने का मन कभी नहीं बनाया? मन बनाए थे। 89 में वो टिकट के दावेदार हम भी थे, वहाँ उसमें गोरबिया विधानसभा हुआ करता था। और चूंकि हम थे और जो टिकट पाए थे परमान सिंह थे, लेकिन मेरे पैरोकार जो थे और दोनों लोग हम लोग टिकट के लिए प्रयास किए थे। 89 में चूंकि स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी ज़्यादा पसंद उन्होंने परमान सिंह को किया और टिकट दे दिए थे।
और 89 तक हम विधानसभा ही प्रयास करते रहे। लेकिन ऐसा एक दौर आया कि सांसद थे राम नगीना जी, वहाँ इस तरह की बात होने लगी। एक जो टिकट पाए थे वो वहाँ कुछ गोली बाजार के ब्लॉक प्रमुख थे, उन्होंने मुझसे कहा वहाँ पर कि आप पहले ब्लॉक प्रमुख बन लीजिए तब विधानसभा लीजिएगा। उनके बाद मैं आ करके लखनऊ और दिल्ली का दौड़ छोड़ करके फिर लग गए क्षेत्र स्तर पर, का ब्लॉक प्रमुख हो गए और वहाँ इतनी लोकप्रियता मिलने लगी, लोगों का इतना स्नेह प्यार मिलने लगा कि हम दिल्ली और लखनऊ का दौड़ कम हो गया, ज्यादा सक्रिय हम क्षेत्र स्तर होते। अच्छा, राजनीतिक जीवन में चूंकि आपने जो है एक लंबा सफर तय करके फिर आप वापस क्षेत्र पंचायत की तरफ वापस आए, ये बहुत अच्छा अनुभव है आपका कि आपने जो है श्रेष्ठ जनों के बीच में, बड़े नेताओं के बीच में भी आपको रहने का मौका मिला और एक क्षेत्रीय स्तर पर जो है आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। अच्छा, इस दरमियान जब आप कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे तो उस दरमियान इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का जो दौर था कांग्रेस का, उसके बाद राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो इन दौरान की कुछ स्मृतियां अगर आपको आपके स्मृति पटल पर अगर आ रही हो तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल आ रही है, क्योंकि राजीव जी से व्यक्ति संबंध बन गया था पंजी के नाते, और मैं सौभाग्यशाली इस माने में हूँ कि जब भी वो बेटी आते थे क्षति दौरा पर, तब मुझे चूंकि जमुना प्रसाद शुक्ल एमएलसी हुआ करते थे अमेठी के, जो मेरे बहुत घनिष्ठ दूर रिश्ते में भी आते थे, वो एक तरह से मुख्य संचालक थे इनके राजीव जी के। जब भी आते थे मुझे टेलीफोन करते थे, मेरे आते भी थे, मैं भी 25-50 लोगों को लेकर के वहाँ रहता था अमेठी उनके साथ। और मैं बेहद राजीव जी से प्रभावित हुआ कि जो लोग उनके संपर्क के थे वो उन्हें व्यक्तिगत मानते थे, व्यक्तिगत ध्यान देते थे। एक बार की बात है कि राजीव जी तातार गेस्ट हाउस में रुके हुए थे और रात को चूंकि स्वर्गीय बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके हाउस में हम लोग रुके थे, राज्यपाल महोदय भी आए थे, तो रात को 1-2 बजे तक हम लोग वहाँ थे। अंत में सोने के लिए चले गए 2 बजे करीब। सुबह जब निकलने में थोड़ा पूछते पूछते वहाँ विलम्ब होने लगा। राजीव जी सुबह 6 बजे निकल जाते थे क्षेत्रीय भ्रमण के लिए और अकेले किसी गांव में अकेले जाते थे। बाकी मुख्यमंत्री और सारी जो उनकी टीम के लोग रहते थे सब लोग सड़क पर रह जाते थे। मैं भी वहाँ पहुँचा उनके साथ निकलने के लिए। गेट पर तब तक सायरन बजा कि प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं, और वहाँ गेट पर जो सिक्योरिटी के लोग थे, पहले तो हमसे कहा उन लोगों ने कहा अंदर चले जाइए, बाकी लोग रुक दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा बाकी लोग ले जाएंगे तो हम भी ले जाएंगे, हम भी अड़ गए गेट पर। तब तक सायरन बज गया और प्रधानमंत्री स्वयं अपनी गाड़ी चलाते हुए चलते थे, अकेले उनकी गाड़ी सबसे आगे रहती थी। जब तक गेट पर जब आ रहे हैं मुझे देखा प्रधानमंत्री जी ने, मैं आज भी उस दृश्य को नहीं भूल पा रहा हूँ। तो गाड़ी रोक दिया उन्होंने मेरे सामने और गेट खोल करके उन्होंने यही कहा कि कैसे यहाँ रह गए। मैंने बताया कि थोड़ा विलम्ब हो गया पूछने भैया। तो उन्होंने कहा कि मैं अगले स्थान था जहाँ जिस मेले में जा रहे थे मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं वहाँ चल रहा हूँ, उस मेले में आओ, मेले में आओ। और सोनिया जी बगल में बैठी थी, उन्होंने भी अभिवादन किया मेरे प्रणाम करने के बाद। मैं आज भी वो दृश्य भूलता नहीं हूँ कि किस प्रेम और प्यार के साथ उनके वो स्नेह रखते थे अपने लोगों के साथ, और कितने कोमल सॉफ्ट हृदय था उनका। मैं उनके साथ अनेक सारी जगहों पर मुझे निकट से जाने का मौका मिला, बहुत सारी यादें हैं। उनके जैसा व्यक्तिगत दिल का साफ और लोगों के प्रति जो स्नेह उनके अंदर था वो मैं भूल नहीं पाता हूँ कि इतने बड़े पद पर रहते हुए। अच्छा, कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है जी, जैसे इस समय जो हालात चल रहे हैं जी, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है जी, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी, संयोग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जी, और आप ही के गृहनगर, उन्हीं का उनका गृहनगर है ये जो है गोरखपुर। गोरखपुर ने कांग्रेस
के मुख्यमंत्री के रूप में वीर बहादुर सिंह को दिया, जी 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 और भारतीय जनता पार्टी ने एक मुख्यमंत्री योगी जी के रूप में दिया। यानी कि आपका दल जो था उससे भी एक मुख्यमंत्री मिला था इस जिले जनपद को, और आज योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों में राष्ट्रीय पार्टियां चूंकि दोनों हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज सत्ता में भले ही नहीं है, लेकिन यह है कि उसका कद तो आज भी जो है व्यापक है। भारतीय जनता पार्टी का भी जो है स्वरूप व्यापक है, राष्ट्रीय स्तर का है। तो आज के परिवेश में यदि मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जो शासन व्यवस्था संचालित हो रही है उसमें, और जब आप कांग्रेस के समय में सक्रिय जो है आप कार्यकर्ता हुआ करते थे, तो उन दोनों में आपको क्या फर्क, बिल्कुल गैर राजनीतिक नजरिए से आप बताइएगा जो है। जी बिल्कुल। हाँ, मैं सौभाग्यशाली इस बारे में हूँ कि मुझे बहुत निकट से वीर बहादुर सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला। संयोग से केसी पंत जी, उसमें गोविंद बल्लभ पंत जब शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसका मुझे गोरखपुर का संयोजक बना दिया था केसी पंत जी ने। और चूंकि शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, सरकारी तौर पर तमाम सारे कार्यक्रम कर रहे थे देवरिया में, गोरखपुर में, बस्ती में, तो मैंने उनसे कहा कि इतने सारे कार्यक्रम करना है, कोई फंड की व्यवस्था हो तो कैसे इसमें इतने सारे कार्यक्रम होंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वीर बहादुर सिंह से मिल लो। उस समय दिल्ली गए हुए थे मुख्यमंत्री जी, और मैं उनके कहने पर उसे मिलने गया। तो मैं असमंजस में था कि मुख्यमंत्री से कैसे अपनी बात कहूँगा, फंड की बात, कि उनको क्या सोचेंगे मेरे कहने के बारे में। लेकिन जो मैं उनके पास गया, उसमें स्वर्गीय बूटा सिंह के पास जा रहे थे, कपड़ा पहने थे, जल्दी में थे, लेकिन तुरंत उन्होंने मुझे बुलाया। और जो मैं चाहता था, जिस रूपरेखा को मैं कहना चाहता था, मेरी शक्ल देखते ही बिना मुझे कहे, कोई बात कहे हुए, सारी बातों को पकड़ लिए। और तुरंत उन्होंने सारे दिशा निर्देश डीएम गोरखपुर को, डीएम देवरिया को, उन्होंने हाथ लाइन तुरंत टेलीफोन दे करके सारा दिशा निर्देश दिया। और उनके दिशा निर्देश देने का असर ये था कि जो भी कार्यक्रम करना होता था हमको, या बैठकर सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम हो जाता था, सरकारी व्यवस्था में सरकारी व्यवस्था हो जाता था। मेरा ये कहना है कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह आज हमारे बीच भले नहीं है, लेकिन इतना दूरदर्शी नेतृत्व और इतना कर्मठ, मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं उस समय के दृश्य को याद करता हूँ। मतलब जो आप सोचते थे वो उसको व्यक्त कर देते थे, कैच कर लेना कि क्या चाहिए। एक लीडर जो होता है, एक नेतृत्वकर्ता जो है, उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए। जी वो देखने में दूरदर्शी तो होता ही है। देखने में तो नहीं लगता था कि इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन मेरा जहाँ तक सोच है, वो इतना दूरदर्शी, इस तरह का लीडरशिप और इतना मेहनती थे। एक दूसरा दृष्टांत में बता रहा हूँ कि राजीव जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तातारागंज गेस्ट हाउस में, उसमें मुख्यमंत्री थे, गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। उसके बाद एक गांव का दौरा करने गए, गांव के अंदर राजीव जी संजोग से दूसरी गाड़ी वाले में, जिसमें जमुना सुगुल जी थे, उस गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे। दूसरी गाड़ी में ये हमारे वीर बहादुर सिंह जी थे, कैप्टन सतीश शर्मा उनके प्रतिनिधि थे, वो थे। दूसरी गाड़ी में वो लोग बैठे हुए थे। तीसरी में हम लोग थे, सुगुल जी और हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। वो अकेले, जब प्रधानमंत्री राजीव चले जाते थे गांव में, व्यक्तिगत अकेले जाते थे वो गांव की प्रगति को देखने के लिए, उसी दौरान हम लोग सड़क पर उतर कर टहलने लगे। मुख्यमंत्री जी भी सड़क पर खड़े होकर टहलने लगे। एक ग्राम प्रधान बगल का आया वहाँ पर और इनको प्रणाम किया, वीर बहादुर सिंह जी को, और शिकायत की मुद्रा में कैप्टन सतीश शर्मा से वो कहना चाहा कि हमारे गाँव पर विद्युत नहीं लग पाया है। तो शर्मा जी मुँह दिखने लगे वीर बहादुर सिंह जी का। वीर बहादुर सिंह जी ने कहा कि फला गाँव में आपका घर है। आज जी हाँ, मेरा उसी गाँव में घर है। फला टोले पर पुल गड़ गया है, जी पुल गड़ गया है। फला टोले पर तार लग गया है, फला टोले लग गया है। फला जगह ये काम हो रहा है, जी हो रहा है। जितना वो प्रधान जानता था, उससे अधिक जानकारी वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री को थी। और वह प्रधान आया था शिकायत करने के दृष्टि से शर्मा जी के पास, लेकिन वो निरुत्तर हो गया और उसको हाथ जोड़कर भागा वहाँ से। इतने कर्मठ थे कि हर गांव और मेरा जहाँ तक मानना कि हर जानकारी वो रखते थे, जमीनी हकीकत। और गोरखपुर निश्चित रूप से गोरखपुर आज बहुत विकास कर रहा है, लेकिन जिन योजनाओं को उन्होंने शुरू किया था, जहाँ तक आज वो पूरी हो रही है। मतलब ये श्रेय योगी जी को जा रहा है, श्रेय योगी जी को पूरी करने में जरूर जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस समय उनकी सरकार इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी बड़ी संख्या बल उनके पास नहीं था, बहुत सारे विरोध भी उनके थे, इतना जबरदस्त केंद्र का समर्थन भी उनको नहीं प्राप्त था। लेकिन तभी वह आज भी जो योजनाएं, जो भी दिमाग में आया था, आज
और नहीं, एक बार हम लोग बैठे थे, ट्रांजिट हॉस्टल का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ एक मैप टंगा था, एशिया का मानचित्र था वहाँ पर, कुछ ही लोग वहाँ बैठे हुए थे, संयोग से मैं भी था, 10-20 लोग लास्ट कार्यक्रम समय में। तो वो इंगित करने लगे कि इसमें गोरखपुर नक्शे में कहाँ है, नहीं ये हुआ कि गोरखपुर नक्शे में कहाँ है, उस नक्शे में गोरखपुर नाम नहीं था। वो उस समय दिखा रहा है कि मैं चाहता हूँ इस मैप पे गोरखपुर का भी नाम आवे, ये उस समय की बात है। वो दृश्य मुझे आज वो सपना साकार हो रहा है। सपना साकार हो निश्चित रहा है। रूप से जब कोई एक देखिए, जैसे आपके पिताजी ने जो कार्य शुरू किया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पैदा किया, तो एक पुत्र के रूप में आपने उसे आगे बढ़ाया। तो वीर बहादुर सिंह जी ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया गोरखपुर को, विकास का एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उन्होंने जो है शुरुआत जो की उसकी, उसको जो है योगी जी ने आज आकर के जो है काफी जो है एक दृष्टांत और बताना चाहता हूँ उनके बारे में, बहादुर सिंह जी के बारे में जब बात आई गई तो उस समय इंदिरा जी आने वाली थी विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में। उस समय बेनी माधव शुक्ला जी कुलपति थे, ये प्रोग्राम लगवाए थे यहाँ पर गोरखपुर में, विश्वविद्यालय में प्रोग्राम लग रहा था। संयोग से उस समय जहाज दिल्ली जाती थी, आधे सीट भी नहीं भर पाता था, और उसमें उद्योग बनती थी हमारे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी। उसी जहाज में हम भी जा रहे थे दिल्ली, और उसी जहाज में वो भी जा रहे थे। और कुछ ही दिन के बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ लगा था, तो वह कभी आगे, चूँकि जगह काफ़ी खाली था जहाज में, कभी आगे बैठते थे, कभी टहले के मुद्रा में थे। निगाह उनका मुझ पर पड़ा, मैंने भी उनको प्रणाम किया, बगल में बैठ गया, बगल में कही पटी जी क्या हाल है। मैं उस समय एक कोल्ड स्टोरेज लगाने के पक्ष में था, कोल्ड स्टोरेज लगाऊँ उस समय। तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, अरे मंत्री जी आप मदद करिए, मैं कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे से परिवर्तन लगाइए, मैं पूरा मदद करूँगा, सब करा दूंगा। मैंने कहा कि आप प्रदेश के नेता हैं, केवल आप जिले तक के नेता नहीं हैं, और आप मदद करें, बहुत सारे उद्योग लग सकते हैं गोरखपुर में, औद्योगिक विकास हो सकता है। उसके बाद वह मैं आज उस मृत आत्मा को मैं धन्यवाद इस बात के दे रहा हूँ कि उसके बाद उन्होंने शुरू किया, उतना कहने के बाद कि गोरखपुर कि मैं किसी उद्योगपति भेजना चाहता हूँ, आना नहीं चाहता है। गोरखपुर 5 स्टार होटल है, गोरखपुर में ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, गोरखपुर पे जितनी कमियां को गिनाते दिल्ली आ गया, तब तक जितनी कमियों को वह गिना रहे थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री होने के बाद उन सारी कमियों को दूर करने का प्रयास किया था, और सारे बिंदुओं को कभी गिनाते गए। बल्कि मैं सोचा कि कहूँ कि सबसे अधिक बड़े पदों पर आप रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इतना अवसर भी नहीं मिला मुझे कहने के लिए। तब तक दिल्ली आ गया, और इस सारा रूपरेखा नक्शा उनके दिमाग में था कि कैसे हम, और उनकी देन एक आज गन्ना, पूर्वांचल में गन्ना किसान मूल्य कम पाते थे, पश्चिम में किसान अधिक मूल्य पाते थे। ये कहा जाता था कि वहाँ शुगर का परसेंटेज ज़्यादा है, इधर शुगर का परसेंटेज कम है। लेकिन वीर बहादुर सिंह की देन है कि पूरे प्रदेश के अंदर गन्ने का रेट उन्होंने एक कर दिया, पूर्वांचल को और पश्चिम का जो अंतर था उस अंतर को उन्होंने खत्म कर दिया। तिवारी जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और गृह जनपद उनका गोरखपुर है, जी, आप भी गोरखपुर में रहते हैं जी। व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ जी को कितना पसंद करते हैं? योगी आदित्यनाथ जी अच्छे हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, मेहनती हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है। एक मुख्यमंत्री के रूप में जो इनके कार्य हैं, लेकिन जो जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, वीर बहादुर सिंह की पैठ एकदम रूट लेवल जमीन की बात सोचते थे, और कार्यकर्ता के माध्यम से किसी माध्यम से वह इशारे में सारे फैक्ट्स समाज में क्या हो रहा है, जिले में क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो जाने की चेष्टा करते थे। और एक शब्द में बात पकड़ लेते थे। उनको पूरी दिल्ली में और लखनऊ में रहने के बाद भी, तो ये चीज तो योगी जी भी कर लेते हैं। योगी जी बड़े नेता हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ, बड़े नेता हैं। लेकिन उस रूट आप अर्थान न लेंगे, जिस तरह से रूट मतलब कांग्रेस की विचारधारा, जिस तरह से रूट लेवल पर नीचे तक आती थी बहादुर सिंह, वह एक सामान्य कार्यकर्ता, चूंकि जमीन से बिल्कुल ऊपर तक गए थे। वह समय था कि वह मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक समय था कि वह प्रारंभिक दिनों में बिना चप्पल पहने हुए, और तो आज भी बिना चप्पल के चलते हैं। नहीं, जुआ कांग्रेस कार्यकर्ता रूप में थोड़ा समय अगर आपको केटली की चाय लेकर के वो चाय पिलाने काम करते थे। नरसिंह पानी उसमें बड़े नेता के रूप में थे। लेकिन नहीं, ये सही है, ये सत्य है कि वीर बहादुर सिंह जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और बिल्कुल अपने मेहनत के बल पर, और अपने अनुभव के बल पर, और अपने
गंभीर आचरण के बल पर, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि प्रतिशोध के भाव उनके अंदर नहीं था कि कैसे हम आगे बढ़े, सोच आदमी का रहता था कैसे हम आगे बढ़े, कैसे मतलब समाज आगे एक बढ़ाए। चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गोरखपुर ने गौरवान्वित किया, जी। गोरखपुर को वीर बहादुर सिंह ने गौरवान्वित किया, जी, जी, तो जी। आज के डेट में अगर आपका मुख्यमंत्री आज- है तो कितने जी। गौरवान्वित हैं आप, कितना प्रसन्न हैं हम आप? गौरवान्वित थे कि उन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। आज चिड़ियाघर जो उपेक्षित पड़ा था, रायबरताल परियोजना जो उपेक्षित पड़ा था, ये बजट देकर परिश्रम करके मेहनत कर करके और उसको पूरा करने में संकल्प उनके संकल्पों को पूरा करने में लगे मतलब हुए हैं। एक गौरव की जी, अनुभूति तो नहीं, होती गौरव है कि अनुभूति- हमारे शहर का मुख्यमंत्री है। निश्चित रूप से कहीं और बाहर हमारे जाने शहर- पर, कहीं बाहर जाने पर एक समय वो था कि 84 में जब किसी पद के चुनाव में दिल्ली गए थे तो वहाँ लोग पूछते थे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये कहने पर हम गोरखपुर रहने वाले हैं तो वहाँ के लोग कहते थे गोरखपुर का हरियाणा में है, कोई कहता था पंजाब में है, उनको पता नहीं था गोरखपुर कहाँ है, लेकिन जानते थे गोरखपुर को। ये कहना पड़ता था कि कुशीनगर के पास में है, तो कुशीनगर से पहचान गोरखपुर होता था। आज चेन्नई जाने पर, कहीं जाने पर, जहाँ गोरखपुर बताने पर ये होता है कि जहाँ जोगी जी जहाँ के मुख्यमंत्री हाँ, हैं, योगी आदित्यनाथ जी जोगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो जोगी जी के नाते आज तुरंत एक- क्वेश्चन मतलब यहाँ राजनीतिक जो भावना है उससे ऊपर उठ करके भी ऊपर उठ करके लोग कहते हैं जहाँ जोगी जी जहाँ के मुख्य बिल्कुल, रहने वाले हैं, तो जोगी जी से निश्चित रूप से। अच्छा, अगर आज आपको मौका मिले जी। अगर चुनाव लड़ने का तो आप जी, किस दल को प्रीफर करेंगे, अपने उसी कांग्रेस पार्टी सही को सही या भारतीय सही जनता सही पार्टी? सही बातें हैं कि सारे दल जो आज केवल अपने हितों को देख रहे हैं, सिद्धांत को ताक पर रख दिए हैं, चाहे वो जो भी पार्टियां हैं, किसी का आलोचना नहीं करेंगे, केवल लोग सत्ता के पीछे भाग रहे हैं। और जो हम लोग कभी सत्ता को महत्व ऐसा नहीं मांग चले कि सत्ता के पीछे हम ही हमारा जीवन केवल सत्ता के लिए है, कभी ये मेरा सोच नहीं था। और यही कारण था कि मैं, चूंकि कांग्रेस से मेरी पहचान बढ़ी और कांग्रेस आज ठीक है। तो किस दल से चुनाव लड़ना चाहेंगे? आज ये इच्छा नहीं रहेगी। आज की तारीख में मैं निरुत्तर हूँ कि सब लोग सिद्धांतहीन हो गए हैं और हम लोग कभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं था कि हमको पद मिले। ऐसा महत्वाकांक्षा रहता तो मुझे बहुत सारे अनेक अवसर मिले कि जो अन्य दलों में टिकट अच्छा, मिल जाता, लेकिन मेरा आत्मा गवाही नहीं समझ दिया। गया, मैं समझ गया जी, तिवारी आत्मा जी। नहीं गवाही अच्छा, दिया। आपका व्यवसायिक जो दायरा है, जी जी चूंकि जी। आपने सामाजिक सेवा का जिक्र किया, जी, जी। आपने विद्यालय पिताजी का जी, जी, एक विद्यालय उसको आपने 5 विद्यालयों में कन्वर्ट आप किया। घर से हमको आवश्यकता महसूस हुआ, तो चुनाव लड़े देख रहा हूँ लेकिन लड़कियां- व्यवसायिक जी, दृष्टि से जो जी, आपका जी, दायरा है, जी, जी। व्यवसाय में आपने कहाँ तक जी। अपने आप को विस्तारित किया? चूंकि मुझे महसूस हुआ उसमें खर्चे इतने ज्यादा थे और खर्च और तमाम सारी समस्याएं आ गई, तो 10 साल तक मैंने व्यवसायिक कार्य किया। लेकिन यह मुझे महसूस हुआ केवल इसलिए जन्म नहीं मिला कि हम धर्मपालन कर लें, पूरा शहर हमारा हो जाए, पूरा प्रदेश देश हमारा हो जाए। 10 साल काम करने के बाद हम उसको तिलांजलि दे दिए कि हम समाज, मुख्य हमारा उद्देश्य समाज सेवा है, मुख्य कार्य हमारा जो है वो हम दूसरे को लाभान्वित करने का पुरस्कार का भाव था, आध्यात्मिक सोच था मेरा कि मैंने कभी उसको बहुत महत्व नहीं दिया धन सिर्फ को। धन कमाने पर ही आपने नहीं, जोर धन को मैंने थोड़े समय तक केवल पर्याप्त नहीं, धन का अपना महत्व है। वित्तेन रक्षते नहीं, धर्मो नहीं, विद्या नहीं, योगेन नहीं, रक्षते बहुत कहा गया है है। कि धर्म की लेकिन- रक्षा करने के लिए धन नहीं, की आवश्यकता पड़ती है। अवश्य बहुत है, लेकिन उसके बिल्कुल। पीछे हम जब पागल हो जाए, ये हमारी 100% मैं मानता हूँ बेवकूफ़ी है, तो मैं उसके पीछे कभी पागलपन नहीं बनने दिया। ठीक है, एक साधन है, लेकिन साध्य नहीं है धन, मैं इस बात को मानता हूँ। और धन आया भी तो मुझे पीड़ा मिला समाज के अंदर कि उसमें लड़कियां शिक्षा नहीं पा पाती थी, BA तक MA तक शिक्षा पाने के लिए उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता था। चूँकि पिताजी का मेरे सोच था गर्ल्स विद्यालय खोलने के लिए, तो मैंने PG कॉलेज गर्ल्स का खोला, बाद में PG कॉलेज कोई एजुकेशन का हुआ, उसी श्रेणी में ट्रेनिंग कॉलेज, BDC कॉलेज, BEd कॉलेज भी, MA स्तर के सब कॉलेज खोले कि शिक्षा के लिए दूर बच्चों को न जाना पड़े, वो शिक्षा पाए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि चाहे इंटरमीडिएट कॉलेज हमारा हो, चाहे PG कॉलेज जो भी हो, कभी हम ऐसा कोई काम नहीं किए कि जिसके माध्यम से धन आवे कोई गलत काम कर करके। आप आज मतलब आपने आप इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा इंटरमीडिएट कॉलेज जो है काफ़ी पुराना है कॉलेज, जिस दिनों नकल होगा, आज तो नकल ठीक है नहीं हो रहा है, लेकिन जिन दिनों नकल हुआ भी करता था तभी मेरे विद्यालय में कोई छात्र नकल नहीं कर सकता था। और वहाँ देहाती क्षेत्र में भी वहाँ टेस्ट से एडमिशन होता था, गार्जियन छात्र वहाँ प्रीफर करते हैं वहाँ पढ़ने के लिए।
तो हम लोग अनुशासन को और चाहे पढ़ाई को महत्व देते हैं कि बच्चे पढ़ें, शिक्षित हों, समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हों। अच्छा तिवारी जी, बहुत कुछ आपने किया समाज में, क्या अभी भी जो है लगता है कि आपको जो ईश्वर ने आपको जो अवसर दिया है जी, और ईश्वर करे कि आपको लंबा जीवन मिले, तो आगे के समय में और क्या आप करना चाहते हैं समाज के? और आगे समय में आज भी जो हम कार्य नहीं कर पाए, कैसे हम अभी अब मैं काम आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। मतलब अध्यात्म से आप, अध्यात्म से जो बहुत सारे उपेक्षित वृद्ध लोग पड़े हुए हैं, बहुत सारे वो उपेक्षित बच्चे, गरीब बच्चे दिखाई दे रहे हैं, गरीब महिलाएं दिखाई दे रही हैं। हम दिमाग में केवल मेरे चल रहा है कि कैसे इनको हम स्तर सुधारें, कैसे इनको हम 1, 2, 4, 5 गरीब लड़कियां जो आज इंटरमीडिएट पास करके मेधावी बच्चियां हैं, मैं प्रयास करता हूं उनको कैसे हम अच्छी कोचिंग, तमाम बच्चों को हम जो स्टार PMT में या और भी कोचिंग पढ़ने वाली लड़कियां हैं, मैं ये नहीं मुझे करना चाहिए, लेकिन अपने पास से मैं शुल्क पूरा दे करके मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि बच्चे तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो। मतलब अभावग्रस्त लोगों के जीवन में आप खुशहाली लाना चाहते हैं। खुशहाली लाना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप और से अपना सब कुछ समर्पित करने को मैं तैयार हूँ कि वो आगे बच्चे ऐसा कोई अच्छी सोच, कोई ऐसा नहीं है जो मेरी निगाह पर आवे और उसी में सहयोग न कर सकूँ। जरूर प्रयास करता हूँ कि 2 कदम चल करके उसको सहयोग करूँ और जो शुद्ध रूप से सामाजिक कार्य करता रहूंगा। पद मिलना ईश्वर कृपा है। नहीं, आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही पूरा अपने जीवन ही शुरू किया और आज लगातार उसी पर आप चल रहे हैं। एक चीज ये जानना चाहेंगे आप कि इस दरमियान जो है, पहले तो आपके पास समय नहीं हुआ करता था, आप बिल्कुल जो है अब अवस्था भी आपकी जो है अवस्था, लेकिन हौसला मेरे अंदर है, हौसला है, हौसला है। समाज का जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, हौसला कि हम कैसे अंतिम सांस तक हम प्रयास रहेगा कि अंतिम सांस तक तक कुछ आज के डेट में जैसे मैं ये कहूँ कि गिरजा शंकर बेटा बहुत अच्छा था, लेकिन पति नहीं अच्छा था, पिता शायद उतना अच्छा नहीं था। लेकिन जो अगर वर्तमान समय में मैं अगर आपसे यही सवाल वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में करूं, तो क्या आज गिरजा शंकर पति भी बढ़िया है, गिरजा शंकर पिता भी बढ़िया है, गिरजा शंकर समाज सेवक भी बढ़िया है? तो ये 100% आप नंबर दे देंगे इस पर या हमें देना पड़ेगा? 100 हम खुद दे पाएंगे। एकदम सही है कि मेरी पत्नी मुझसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, आज भी संतुष्ट नहीं है। वो समझती है मेरी परेशानियों को, मतलब असंतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो परिवार के साथ निर्भर करना चाहिए था, इतने झंझावटों से मेरा जीवन ये रहा है। अनेक सारे अनावश्यक झंझावट आते रहे हैं, ईश्वर कृपा रहा है कि उनसे हम सफल होते रहे, अग्रसर हुए हैं, कहीं डिफीट नहीं खाए हैं। क्योंकि मेरी कभी इच्छा ये नहीं है कि किसी दूसरे को हम कष्ट पहुँचावें या किसी दूसरे के शोषण करें। अनावश्यक समस्या आती थी और एक अदृश्य शक्ति जो है वो मुझे उन बाधाओं से दूर करती थी, और मैं अपने कार्य में जो लक्ष्य है मेरा, उस लक्ष्य में मैं हरदम अग्रसर रहा हूँ। आज प्रयत्नशील हूँ, आगे भी रहूंगा, आगे भी रहूंगा। आपकी तीसरी पीढ़ी तैयार हो चुकी है जी, तीसरी पीढ़ी तैयार। तीसरी पीढ़ी का जो भविष्य है वो कैसे आप देख रहे हैं? मैं तीसरी पीढ़ी का भविष्य और बढ़िया देख रहे हैं कि तीसरी पीढ़ी अभी 18-19 साल का मेरा एक पौत्र है। अच्छा, पौत्र है, वो काफी उसको तकनीकी ज्ञान बहुत अच्छा है। वो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ भी रहा है, साथ ही साथ अनेक सोशल कार्य के प्रति भी लगा हुआ है। उसकी रुचि को देखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तीसरी पीढ़ी आगे बढ़ाएगी। जी, आगे बढ़ाएगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। मैं उसके क्रियाकलाप को देख करके मैं संतुष्ट हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो आगे निकलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अच्छा तिवारी जी, आप जो है बहुत जीवन का अनुभव है, आपने कर्म को प्रमुखता दी है। जी, लेकिन जो ईश्वर में आस्था है, जी, ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है, जो भक्ति होती है, उसको आप कितना महत्व देते हैं? मैं उसको 100% में मानता हूँ, 100% में मानता हूँ। जो कुछ भी है वो ईश्वर कृपा है। नहीं तो मैं जिस तरह की झंझाटों में पड़ता था, उससे निकलना असंभव था कि निकल सके।
लेकिन ऐसा ईश्वर की कृपा रहता था कि इतनी आसानी से हम उससे बच के निकलते थे कि कोई बाल बाका नहीं हो पाता था। वो सब ईश्वर की शक्ति, मतलब उस परमपिता परमेश्वर जो कुछ भी क्योंकि है। देखिए जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति समाज का जब कोई अनुभव अपना व्यक्त करता है तो समाज के लोग उससे सीखते हैं। जी जी। तो आस्था हमारी लगातार उस परमपिता परमेश्वर जी, परमपिता पर जो कुछ भी है। एक चीज और जानना चाहूंगा कि चूंकि एक पिता के तौर पर आपका जो जीवन है काफी आपने उम्र भी आपकी काफी हुई जी। समाज में एक जो धारणा अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा का तमाम सारा उदाहरण देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग जो जिनके लिए अपने माता पिता पूरा अपना खून और पसीना सब कुछ जो है सब कुछ न्यौछावर करके अपनी संतान को आगे बढ़ा करके और सब कुछ कर देने के बाद जब उन्हें आवश्यकता होती है बच्चों की तो बच्चों का सहारा उन्हें नहीं मिल पाता। रुपया पैसा तो अपनी जगह पर है लेकिन बच्चों का सहारा नहीं मिल पाता। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? ऐसे बच्चों को संदेश यही देंगे कि माँ बाप का आशीर्वाद मेरा विश्वास है कि 100% फलित होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आत्मसंतुष्टि मिलती है। मैं बाबा हमारे जिंदा थे जब मैं छोटा बच्चा था, मैं बाबा की सेवा करता था। बाबा का नाम हजारी तिवारी था, मेरे बाबा का नाम। तो उनका नाम हजारी तिवारी जरूर था लेकिन मुझको उस जमाने में जब हम 4 साल 5 साल बच्चे थे तभी वह बहुत ही आशीर्वाद देते थे और उन दिनों कहते थे कि 1000 से मेरी तुलना करते थे कि तुम हजारी तुम हो, हजारी तुम हो, मतलब हजारों में एक बनोगे और वो चरितार्थ हो रहा और वो आशीर्वाद उनका। मेरे पिताजी के जो स्वप्न अधूरे रह गए थे, कम उम्र में ब्रेन हेमरेज से मर गए, लेकिन उनकी इच्छा थी जो विद्यालय को इंटर कराने के लिए, संस्कृत विद्यालय खोलने के लिए, कन्या विद्यालय खोलने के लिए, मंदिर बनाने के लिए। तो मैं उनके एक एक संकल्पों को मैं पूरा करने में ही सारा अपने जीवन को फोकस किया और मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है ये सोच करके कि मेरे पिताजी का स्वप्न जो अधूरा नहीं रह गया है। आज मैं खुश नसीब इस माने में हूँ कि मुझे एक एक संकल्प अब आप एक जो है लक्ष्य जो है या टारगेट आपने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे रख दिया कि अब तुम आगे बढ़ाओ। मुझे संतुष्टि मिलती, मुझे लगता है कि पिताजी मेरे देख रहे हैं मुझको, मेरे क्रियाकलाप को और संतुष्ट होंगे, जहाँ होंगे तहाँ संतुष्ट होंगे। और मुझे लगता है कि जो कुछ भी है वो उनके आशीर्वाद से सारे कार्य हो रहा है। ऐसा मुझे संतुष्टि आत्मसंतोष मिलता है कि पिताजी का सेवा करना। मैं बहुत सेवा किया पिताजी का। मैं पढ़ाई को गौर कर दिया 72 के बाद जो अस्वस्थ हो गए तो मैं ही साथ रह करके वहाँ लखनऊ बराम हॉस्पिटल में या जहाँ बीमार पड़ते थे मैं उन्हीं के साथ रह के उनके साथ सेवा में ही लगा रहता था। तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि मैंने उनका सेवा किया है और हो सकता है कि ईश्वर कृपा है कि उन्हीं के आशीर्वाद से सभी को अपने माता पिता की सब सेवा करना चाहिए और उनके आशीर्वाद के बराबर। तो हम मेरा जहाँ तक ख्याल है कि भगवान का भी आशीर्वाद उतना बराबर वो भगवान है, वही जीवित धरती के भगवान तो वही है, साक्षात भगवान वही है उनके। और एक पिता कितना क्या भाव होता है। मतलब पिताजी मेरे उन दिनों बहुत कम पढ़े लिखे थे लेकिन उस जमाने में उस डॉक्टर जिसका नाम मैंने लिया थोड़ी पहले उदय पांडे जी रिश्तेदार में पढ़ते थे, उनके पास ले जा करके बनारस हॉस्टल यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में ले जाना, संपर्क करवाना। मतलब चाहता है पिता कि मैं क्या दे दूं, क्या दे दूं बच्चों को, कितना आगे बढ़ा दें, क्या कर दें, वो पूरी शक्ति लगाता है। अब वो पिता यदि मायूस हो रहा है आखिरी समय में तो निश्चित रूप से वो लड़का वो बालक दुर्भाग्यशाली है जिस पर पिता का भरोसा कम हो जाए या पिता को कष्ट पहुंचे वो कभी सफल, मेरा ये कहना है कि वो कभी सफल नहीं हो सकता है। भौतिक रूप से भले उसकी उन्नति हो जाए लेकिन वह मानसिक शांति नहीं पा सकता है जो माता पिता की सेवा नहीं करेगा, माता पिता की जो आशीर्वाद नहीं लेगा उसको शांति, मानसिक शांति नहीं मिलेगी। जीवन के बारे में आप विद्वान हैं जीवन के बारे में आपने अपना जो आपने अनुभव साझा किया, निश्चित रूप से इस अनुभव से समाज का हर व्यक्ति जो हमारा दर्शक है वो इससे लाभान्वित होगा। आपने अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। आप सब आपका मैं आभारी हूँ कि आपने मेरे जैसे साधारण आदमी, अरे बिल्कुल आप साधारण नहीं, आप असाधारण हैं। मैं आपका आभारी हूँ। आप बिल्कुल हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सताई हों और निरंतर जो सेवा भाव है आपका वो जागृत रहे और समाज के लिए आप निरंतर सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।